हम लोग प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के भू राजस्व प्रणाली को देखेंगे। प्राचीन काल में वैदिक काल से शुरू किया जाए और ब्रिटिश काल की जो 3 प्रणालियां हैं, जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रणाली और रैयतवाड़ी प्रणाली, इन तीनों प्रणालियों की भी बात की जाए तो सबसे पहले अगर वैदिक काल की बात की जाए तो वैदिक काल के 2 भाग हैं। वैदिक काल के 2 भाग हैं, एक है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल। दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। यहाँ जो जनजीवन है बिल्कुल घुमक्कड़ किस्म का जनजीवन है। यहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन का साधन पशुचारण है। कृषि का उल्लेख तो ऋग्वेद में हुआ है लेकिन बहुत ही कम हुआ है। लोगों के जीविकोपार्जन का जो प्रमुख स्रोत था वो पशुचारण था। तो ये लोग कबीले के रूप में रहते थे और अपने पशुओं को चराने के लिए चारागाह की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे। अस्थायी जीवन नहीं था, जन के रूप में ये संगठित थे और जन का प्रमुख राजन होता था। जन के सदस्य अपने राजन को, जन का जो मुखिया है, उसे कुछ उपहार आदि दिया करते थे जिसे बलि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आकर ये जनपद का रूप ले लिए और अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे क्योंकि यहाँ कृषि प्रमुख हो गई। जब आप कृषि करेंगे तो अस्थायी रूप से एक जगह रहेंगे, क्योंकि यदि आप कोई फसल उपजाते हैं तो 4-5 महीने एक फसल को होने में लगता है। मान लीजिए आप फसल को बो के आगे चले गए, पीछे से कोई कबीला आया और फसल जब तैयार हुई तो वो काट लिया। तो इस तरह से कृषि के लिए आपको अस्थायी रूप से एक जगह रहना पड़ेगा। तो ये जन जब अस्थायित्व प्राप्त किए तो इन्हें जनपद कहा गया और यहाँ एक राजनीतिक प्रणाली, एक शासकीय प्रणाली का भी विकास हुआ। 12 रत्नियों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है, जिसमें भागधुक और सन्निधाता जैसे अधिकारी भी हैं। सन्निधाता राजकोष का प्रमुख है और भागधुक जो है कर संग्रह करता है। तो जब कर संग्रह के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति हुई है तो निश्चित रूप से कर प्रणाली का विकास हो गया होगा। तो ये बलि अब अनिवार्य कर बन गया और ये उत्पादन का 1/16 भाग या बलि के रूप में ये लिया जाता था। 1/16 भाग उत्पादन का 1/16 भाग राज्य कर के रूप में उत्तर वैदिक काल में लेता था। ठीक, उत्तर वैदिक काल के बाद ये जन आगे चलकर महाजनपद बन गए और महाजनपदों के बाद मगध साम्राज्य का विकास हुआ और मगध जब साम्राज्य का विकास हुआ तब मौर्य काल अस्तित्व में आया। मौर्य काल में कर प्रणाली का विस्तृत विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। विभिन्न व्यवसायों के संदर्भ में करों का उल्लेख उसमें मिलता है। तो कर प्रणाली यहाँ सुव्यवस्थित हो गई थी। भूमि जो था, दरअसल ब्रिटिश काल तक राज्य के आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भू राजस्व था। ब्रिटिश काल तक राज्य के आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भू राजस्व था। तो सभी राज्यों की निर्भरता भू राजस्व पर थी। यहाँ भूमि 2 प्रकार की है, राजकीय भूमि और निजी भूमि, कृषकों की निजी भूमि। तो राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होता था उसे सीता कहा जाता था और निजी भूमि से जो आय प्राप्त होता था उसे भाग कहा जाता था। मौर्य काल में राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होता था उसे सीता कहा जाता था और निजी भूमि से जो आय प्राप्त होता था, निजी कृषकों से जो कर के रूप में भू राजस्व लिया जाता था उसे भाग कहा जाता था। अब इस सीता जो है, वैदिक काल में भी इसका उल्लेख हुआ है सीता शब्द का। वहाँ खेत को जब आप हल से जोतते हैं तो एक गहरी लाइन बनती है, उसी गहरी लाइन को सीता कहा गया है। वहाँ खेत के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ राजकीय भूमि से प्राप्त आय के रूप में सीता का प्रयोग हुआ है। अब राजकीय भूमि से जो आय हो रही है, ये राजकीय भूमि शासक की अपनी भूमि है। वो स्वयं अपने कर्मचारियों द्वारा खेती करवा सकता है या कृषकों को बटाई के रूप में दे सकता है। अगर कृषकों को बटाई के रूप में दिया है और कृषक अपना हल बैल बीज का प्रयोग कर रहा है, तब 1/2 भाग वो राज्य को दे देगा, आधा भाग राज्य को दे देगा, आधा भाग अपने रखेगा। सॉरी, कृषक जब राज्य कृषक को हल बैल बीज दे रहा है तब कृषक के पास 1/3 या 1/4 भाग रहेगा, शेष भाग राज्य ले लेगा। जब राज्य कृषक को हल बैल बीज दे रहा है तब कृषक के पास उत्पादन का 1/3 या 1/4 भाग रहेगा, शेष भाग राज्य द्वारा ले लिया जाएगा। मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख हुआ है,
जैसे पर्णकर जो कि आपातकालीन कर था, पर्णकर ये आपातकालीन कर था, आपातकालीन कर था। ऐसे ही प्रवेश कर, निष्क्रम्य कर, प्रवेश कर, निष्क्रम्य कर, प्रवेश कर, प्रवेश कर, ये जो है आयात कर के रूप में इसे जाना जाता था। और 20% वस्तु के मूल्य का 20% ये होता था। निष्क्रम्य कर, निष्क्रम्य कर, निष्क्रम्य कर कितना था ये स्पष्ट नहीं है, ये निर्यात कर के रूप में जाना जाता था। ठीक, ऐसे उदयक भाग, उदयक भाग, उदयक भाग यह सिंचाई कर था, सिंचाई कर था। ठीक, सिंचाई करता, पढ़े कर तो बार बार पूछा जाता है, उद्यक भाग भी पूछा गया है। ठीक, हिरण्य, ये हमेशा हिरण्य का प्रयोग नगद कर के रूप में किया जाएगा प्राचीन काल में। हिरण्य यानी नगद कर, नगद के रूप में जो कर लिया जाएगा वो हिरण्य के रूप में जाना जाएगा। तो ये जो आयात निर्यात कर है ये मुख्यतः हिरण्य ही है। अब भूमि पर स्वामित्व के संदर्भ में प्राचीन स्मृतिकारों का जो विवरण है उसमें जैमिनी ने अपने मीमांसा सूत्र में कहा है कि कोई भी राजा अपनी समस्त भूमि को अनुदान के रूप में नहीं दे सकता, अपनी समस्त भूमि को अनुदान के रूप में नहीं दे सकता, क्योंकि भूमि सभी की है। तो जैमिनी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जैमिनी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये कहते हैं कि राजा समस्त भूमि को अनुदान में किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि भूमि सबकी है। यानी यहाँ भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व का सिद्धांत अपनाया जाता था। फिर आगे चलकर साबर स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से राजा का भूमि पर अधिकार है उसी प्रकार से अन्य लोगों का भी भूमि पर अधिकार है, यानी दोनों का अधिकार है, राजा का भी अधिकार है और अन्य लोगों का भी अधिकार है। यहाँ भी वो स्वामित्व, जो सामुदायिक स्वामित्व है उसी की बात कर रहे हैं। तो सामुदायिक स्वामित्व की बात हो रही थी। दरअसल धीरे धीरे कृषि का विस्तार हो रहा था। उस समय ढेर सारे ऐसे जंगल थे जो कृषि भूमि के रूप में अभी परिवर्तित नहीं किए गए थे, तो वो सबके थे। जो उसको काट के खेत के रूप में बना ले उसका खेत माना जाएगा, वो अपना उस पर खेती करेगा, राज्य को कर देगा। ठीक, तो इस तरह की व्यवस्था थी। धीरे धीरे चलकर जो पूर्व मध्यकाल है वहाँ तक आते आते राजा अपने स्वामित्व का दावा करने लगा और व्यक्तिगत स्वामित्व का भी दावा होने लगा। मौर्य काल के बाद सातवाहन काल में भी और जो राजकीय भूमि है, मौर्य काल में हम लोग तो राजकीय भूमि देखें, निजी भूमि की जो बात है, निजी भूमि यानी कृषक जिस पर खेती करता था, राजा अपने लिए जिसको आरक्षित नहीं रखा था, इस भूमि पर कृषक खेती करता था तो उत्पादन का 1/6 भाग वो राजा को कर के रूप में देता था। सातवाहन काल में भी यही, सातवाहन काल में भी इतना ही कर है, 1/6 भाग ही कृषक राजा को कर के रूप में, भू कर के रूप में देते हैं, भाग के रूप में देते हैं। ठीक, अब गुप्त काल, यहाँ तक गुप्त काल तक जो राजा कर ले रहा है कृषकों से वो किस सिद्धांत के आधार पर ले रहा है? तो गुप्त काल के जो विद्वान हैं, स्मृतिकार हैं, वो लोग बताते हैं कि राजा प्रजा की रक्षा के बदले कर ले रहा है। कालिदास कहते हैं कि राजा तपस्वियों के तप की रक्षा और जनता की चोरों से रक्षा करने के बदले में ये कर लेता है। छठवांश 1/6 भाग राजा किस लिए लेता है? क्योंकि वह जनता की रक्षा कर रहा है, तपस्वियों के तप की रक्षा कर रहा है। फिर कामंतकीय नीतिसार में कामंतक कहते हैं, वो थोड़ा सा साहित्य भाषा का और प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से ग्वाला पहले गाय को खिलाता है फिर उससे दूध निकालता है, वैसे ही राजा पहले प्रजा का पोषण करेगा फिर उसे कर लेगा। वो कहते हैं फिर वो कहते हैं जैसे सूर्य की किरणें जल लेती धीरे धीरे, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से धीरे धीरे कर लेना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आकर राजा क्यों कर लेता है इसकी व्याख्या की गई। क्यों कर लेता है? प्रजा रक्षण के
प्रजा रक्षण के लिए कर लेता है, प्रजा रक्षण के बदले या प्रजा रक्षण के लिए राजा कर लेता है। गुप्त काल में भी जो कर का भाग है वो 1/6 ही है, वो जो उत्पादन है उसका 1/6 भाग राजा कर के रूप में गुप्त काल में भी लेता था। गुप्त काल में कुछ भूमियों का उल्लेख है, जैसे देव मात्रिक, अदेव मात्रिक, नदी मात्रिक, कई प्रकार की भूमियों का उल्लेख अमर कोश में किया गया है, जिसमें देव मात्रिक, देव मात्रिक, अदेव मात्रिक, अदेव मात्रिक, नदी मात्रिक, नदी मात्रिक। देव मात्रिक वो है जो वर्षा जल से जो भूमि सिंचित जाती थी, वर्षा जल से, प्रकृति से, वर्षा जल से जो भूमि सिंचित की जाती थी और फिर उस पर उत्पादन किया जाता था। अदेव मात्रिक बिना वर्षा के, बिना वर्षा के जो भूमि बिना वर्षा के भी जो भूमि उपजाऊ थी वो अदेव मात्रिक कही जाती थी। और नदी मात्रिक जो नदी की भूमि से सिंचित होती थी। इसी प्रकार ब्रह्मदेव और अग्रहार, ब्रह्मदेव और अग्रहार। ब्रह्मदेव ये राजा ब्राह्मणों को उनके पोषण के लिए जो भूमि दान करता था उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। ये करमुक्त भूमियाँ होती थी। ब्राह्मणों के जीविकोपार्जन के लिए जो भूमि दी जाती थी। और अग्रहार यह भूमि जो दी जाती थी यह शिक्षा और धर्म, शैक्षिक और धार्मिक कार्य हेतु यह भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी। मंदिर एवं ब्राह्मणों को यह भूमि दी जाती थी। अग्रहार मंदिर को दी जाती थी धार्मिक कार्यों के लिए, और ब्राह्मण को भी धार्मिक कार्य और शैक्षिक कार्य के लिए यह तो उनको जीविकोपार्जन के लिए दी जा रही है ब्रह्मदेव। अग्रहार जो है धार्मिक और शैक्षिक कार्यों हेतु मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमि, करमुक्त भूमि जो उन्हें दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ठीक, अब गुप्त काल में कुछ शब्दावलियां जो मिलती हैं, भाग और भोग। राजा के लिए जो सुरक्षित उपज का हिस्सा था उसे भाग कहा जाता था, जो 1/6 भाग लिया जा रहा है ये भाग है। और भोग जो प्रजा समय समय पर राजा को फल फूल आदि उपहार में देती थी, उपहार में या भेंट के रूप में देती थी, उसे भोग कहा जाता था। भाग तो वो है जो 1/6 भाग राज्य का हिस्सा है, और भोग प्रजा समय समय पर राजा को फल फूल आदि जो उनके पास वस्तुएं होती थी वो राजा को समर्पित करते थे। नारद ने कहा है, जो हम लोगों ने बात की राजा क्यों कर लेता है, तो नारद स्मृति का भी एक कथन है कि प्रजा इसलिए कर देती है कि राजा उसकी सुरक्षा दे। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्य काल आता है, और यहाँ आकर जो स्वामित्व राजा अब सीधे सीधे अधिकार के रूप में दावा करता है कर का। यहाँ तो वो रक्षा के रूप में, हम प्रजा रक्षा कर रहे हैं इसलिए हमें कर चाहिए। अब पूर्व मध्य काल में आकर राजा कहता है कि हम भूमि के स्वामी हैं इसलिए कर चाहिए। तो पूर्व मध्य काल में राजा स्वामी के रूप में दावा करता है। वह अनुदान देता है, लोगों में वितरित करता है भूमि, और जिन लोगों को भूमि वितरित की जाती है वो उसे बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। तो वहाँ राजा का स्वामित्व है और जिसको दी जा रही है उसका व्यक्तिगत स्वामित्व भी है। तो 2 प्रकार के स्वामित्व है। यहाँ सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा समाप्त हो गई। पूर्व मध्यकाल में आकर सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा समाप्त हो गई। यहाँ राजा का जो राज्य का स्वामित्व है, और फिर राजा जिसको भूमि दे रहा है उसका व्यक्तिगत स्वामित्व है उस पर। ठीक, तो इस प्रकार के 2 प्रकार के स्वामित्व स्थापित हुए पूर्व मध्यकाल में आकर। पूर्व मध्यकाल में जो कात्यायन है वो कहते हैं कि भूमि का स्वामी राजा है, हालांकि जनता उस पर निवास करती है तो उसे भी स्वामित्व दिया जा सकता है। यानी वो दोनों के स्वामित्व की बात कर रहे हैं, राजा
रक्षा के बदले कर नहीं लेगा, बल्कि भूमि का स्वामी है इसलिए कर लेगा। और जो जिसे राजा ने भूमि दिया है वह उसे गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, वो सारे अधिकार इसके पास भी हैं। ठीक। भट्ट स्वामी ने कहा कि राजा को भूमि और जल पर, दोनों पर राजा का स्वामित्व है। भट्ट स्वामी क्या कहते हैं? भट्ट स्वामी कहे कि भूमि और जल दोनों पर राजा का स्वामित्व है, इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर प्रजा का स्वामित्व हो सकता है, लेकिन भूमि और जल पर स्वामित्व जो है राजा का है। तो पूर्व मध्यकाल में आकर राजा स्वामित्व के आधार पर कर का दावा करने लगा। चोल काल में जो करों की बात है, चोल काल में जो कर लिए जाते थे वो 1/2 से 1/4 तक होते थे। और वहाँ के कुछ शासकों ने, जैसे राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि माप भी करवाई थी, भूमि की पैमाइश भी करवाई थी। ठीक। अब जो है हम लोग एक काल और है संगम काल। संगम काल में जो प्रतिशत था वो 1/6 ही था। कर को करोई करे कहा जाता था। संगम काल में भूकर 1/6 ही था, इसे करोई या करे कहा जाता था। ठीक। अब हम लोग मध्यकाल की बात करें। मध्यकाल में जो कर लिया जाता था, पहले सल्तनत काल है, तो इस्लाम धर्म के अनुसार अधिकतम 1/2 भाग तक कर लिया जा सकता है। इस्लाम के अनुसार अधिकतम भूमि कर 1/2 भाग तक लिया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के कर हैं। उस्र भूमि थी, जिसे उस्र कर लिया जाता था। मुस्लिमों के स्वामित्व में जो भूमि थी उसे उसरी भूमि कहा जाता था। और जो गैर मुस्लिमों के स्वामित्व में भूमि थी उसे खराज कहा जाता था, उसे खिराज नामक कर लिया जाता था। ये दोनों करों में भिन्नता है, दोनों अलग अलग कर लिए जा रहे हैं। अधिकांश सुल्तानों ने 1/3 भाग कर लिया है। अधिकांश सुल्तानों ने उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया है। लेकिन कुछ सुल्तान, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये लोग 1/2 भाग कर के रूप में लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये लोग 1/2 भाग कर के रूप में लेते हैं। अलाउद्दीन के पहले जितने भी शासक हैं वो 1/3 भाग कर के रूप में लेते हैं। अलाउद्दीन ने 1/2 भाग लिया। मुबारक खिलजी के विषय में कोई उल्लेख नहीं है कि उन्होंने इसको कम किया कि नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब गियासुद्दीन तुगलक शासक बने तो उन्होंने इसको 1/2 को कम कर दिया। और माना जाता है कि 1/3 भाग गियासुद्दीन ने भी लिया। गियासुद्दीन ने भी 1/3 लिया, 1/5 से 1/3 के बीच, तो 1/3। गियासुद्दीन के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक आए तो इन्होंने फिर 1/2 कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक जब आए तो फिर इन्होंने 1/2 कर दिया। जब फिरोज तुगलक आए तो उन्होंने फिर कर को घटा दिया। और फिरोज जब आए तो फिरोज ने फिर 1/5 से 1/3 के बीच भूमि के किस्म के ऊपर निर्भर था, उसके उपजाऊपन के ऊपर निर्भर था। 1/5 से 1/3 के बीच फिरोज तुगलक कर लेते थे। ठीक। अब इन शासकों ने, सल्तनत काल के जो शासक हैं, वो कर जो लेते हैं, इन करों में कुछ लोगों ने कुछ करों को माफ़ किया, कुछ लोगों ने कुछ नए करों को शामिल किया। अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी, ये तीनों लोग मशाहत प्रणाली से कर लिए। कर की प्रणालियाँ जो है इस काल में, एक तो बटाई है, बटाई, नक्श, कनकुत और मशाहत। ठीक। बटाई में भी 3 किस्में हैं, खेत बटाई, लंक बटाई, राश बटाई। खेत बटाई, लंक बटाई और राशि बटाई। बटाई का मतलब आप जानते ही हैं कि हिस्सा बांट देना। तो खेत बटाई का मतलब जब फसल लगी है उसी समय खेत को ही बांट दिया जाए कि इधर हमारा है, इधर आपका है। राज्य निर्धारित कर लेता है कि इधर वाला हिस्सा मेरा है, उधर वाला हिस्सा आपका है। लंक बटाई का मतलब है कि जब फसल जो है
काट दी गई, लेकिन अभी उसे भूसाद निकाला नहीं गया उसे, तब जो डंठल है फसल का उसे बांट दिया जाए तो उसे लंक बटाई कहेंगे। और राश बटाई जब हम उसको थ्रेशिंग कर दिए, जब अनाज उसमें से भूसा अलग कर दिया, अनाज अलग कर दिए, तो जो अनाज का बंटवारा है वो राश बटाई है। ठीक। नक्श और कनकुट, इसको एक तरह से अनुमान लगाने के संदर्भ में लिया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कनकुट जो है भूमि की माप करने के बाद अनुमान लगाया जाता था, और नक्श ऐसे ही अनुमान लगा लिया जाता था। यानी अनुमान लगा लिया जाएगा कि इतने खेत में 10 क्विंटल गेहूँ होगा, तो उसमें से राज्य का 3 क्विंटल हुआ, 3.33 क्विंटल। तो इस तरह से नक्श और कनकुट में अनुमान लगाया जाता था फसल का। मशाहत में, इसमें भूमि की माप कराई जाती थी, जो कि सबसे पहले अलाउद्दीन ने सल्तनत काल में कराई। अलाउद्दीन ने सबसे पहले सल्तनत काल में कराई। और मशाहत प्रणाली से अलाउद्दीन है, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी, इन तीन लोगों ने मशाहत प्रणाली से राजस्व लिया, भू राजस्व लिया। अब जो अलाउद्दीन ने अन्य कर जो लिया था उसमें भूमि चराई कर, घरी कर और चराई कर, ये अलाउद्दीन ने नए कर लगाए थे। घरी कर और चराई कर। बाद में फिरोज तुगलक ने इन करों को समाप्त कर दिया था। फिरोज तुगलक ने कुल 24 करों को समाप्त किया था। सबसे पहले करों को समाप्त करने का काम ऐबक ने किया था। जो गैर इस्लामिक कर थे उनको ऐबक ने समाप्त कर दिया था। दोबारा फिरोज तुगलक ने 24 करों को, जो जिन्हें अब्बाब कहा जाता है, जिन्हें उपकर या गैर कानूनी कर जिन्हें कहा जाता है, उन करों को फिरोज तुगलक ने समाप्त किया था। 24 करों को 24 करों को समाप्त करने के बाद फिरोज ने क्या किया कि फिरोज ने सिंचाई कर अलग से लगाई। तो सिंचाई कर, सल्तनत काल में सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज पहला सुल्तान है। पहला सुल्तान फिरोज है जिसने सिंचाई कर लगाई। भूमि जो प्रकार है सल्तनत काल की, एक तो खालसा है। खालसा यानी जो राज्य की भूमि है। खालसा जो राज्य की भूमि है, यह राज्य के अधीन है। राज्य अपने कर्मचारियों द्वारा खेती कराए या कृषकों को देकर खेती कराए। जैसे कि वहां पर राजकीय भूमि जो होती थी, वैसे यहाँ खालसा है। फिर उसरी, फिर खराजी है। खराज भूमि जो थी, खराजी जिसे हम कह सकते हैं। मदद ए माश, एक भूमि और थी मदद ए माश। इसी भूमि में से मदद ए माश, ये भूमियां जो राजा अनुदान में देता था, सुल्तान अनुदान में किसी को देता था, उसे मदद ए माश भूमि कहा जाता था। इसमें कई प्रकार की भूमियां थी, जैसे कि वक्फ, इद्रात, इसे वक्फ है, इद्रारत, वक्फ, इद्रारत, ये भूमियां हैं मदद ए माश में। वक्फ उन्हें दिया जाता था जो कि धार्मिक और शैक्षिक कार्य करते थे। उस कार्य के लिए भूमि उन्हें अनुदान में दी जाती थी, कर मुक्त भूमि थी। और इद्रारत, ये पेंशन के रूप में कर मुक्त भूमि थी। अलाउद्दीन ने ये सभी भूमियां ले ली थी, बलबन भी लेने का प्रयास किया था। और अलाउद्दीन ने जितने भी अनुदान दिए गए थे सभी अनुदानों को लेकर खालसा में मिला दिया था। इस पर स्वामित्व जो था मुस्लिमों का स्वामित्व था। मुस्लिमों के स्वामित्व में जो भूमि थी उसे उसरी कहा जाता था। और गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं के, मुस्लिमों के अधीन जो भूमि थी, स्वामित्व में जो भूमि थी, उसे खराज कहा जाता था। इसी खराजी से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था, जो कि अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1/2 भाग लिया था। अन्य सुल्तानों ने 1/3 भाग लिया था। अब जो सल्तनत काल के अन्य जो विशेषताएं हैं इन भूमियों की, तो इन भूमियों में अन्य जो विशेषताएं हैं उसमें हम लोगों ने देखा ही है। अब मुगल काल की भूमि की बात हम लोग करें तो मुगल काल में जो भूमियां हैं उसमें मुगल काल के भू राजस्व की अगर बात की जाए तो वहाँ अकबर से ये बात शुरू होगी, क्योंकि अकबर ही पहले एक तरह से उसने शुरू किया था एक व्यवस्थित भू
राजस्व प्रणाली को अकबर ने शुरू किया था। सल्तनत काल की जो अन्य कर है उसमें खुम्स एक कर है जो कि लूट के माल के रूप में बांटा जाता था। जैसे कहीं आक्रमण किया जाता था, वहाँ से सैनिक जो चीज़ें लूटते थे तो उसका बंटवारा इस्लाम के अनुसार उसका जो बंटवारा होता था उसमें 20% 1/5 भाग राजा का होगा और 80% यानी 4/5 भाग सैनिकों को देना होता था। तो अधिकांश सुल्तानों ने सैनिकों का हिस्सा दिया, लेकिन अलाउद्दीन ने स्वयं 80% दिया और 20% सैनिकों को दिया। ठीक, फिर तुगलक ने वैसे ही जैसा कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार 80% सैनिकों को दिया, 1/5 यानी 20% ही स्वयं लिया। सिकंदर लोदी ने क्या किया कि गड़े हुए धन में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए धन में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। एक जो व्यापार पे कर लगता था, व्यापार पे जो कर है, आयात पे जो कर लगता था तो 2.5% मुस्लिम जो व्यापारी थे, आयात पे जो कर लगता था तो मुस्लिम व्यापारियों के लिए 2.5% और घोड़ों पर 5%, घोड़ों के आयात पर 5% था, अन्य सामानों के आयात पर 2.5% था। हिंदू व्यापारियों के लिए ये 2 गुना हो जाता था, 5% और 10%। हिंदू व्यापारियों के लिए ये 5% हो जाता था और घोड़ों के आयात पर 10% हो जाता था। एक ज़कात नामक कर भी लिया जाता था सल्तनत काल में। वो जो है वो इस्लाम के जो गरीब तबके के लोग थे उनकी सहायता के लिए वो संपन्न लोगों से लिया जाता था। उनकी संपत्ति का 2.5% माना जाता था, 2.5% ज़कात के रूप में लिया जाता था। अब इसके बाद हम लोग शेर शाह सूरी की बात कर लें। सल्तनत के बाद शेर शाह सूरी की अगर बात की जाए तो शेर शाह सूरी ने कर के संदर्भ में बड़ा परिवर्तन किया। जो मशाहत प्रणाली अभी तक हम लोग देख रहे थे, अब उसे हम लोग यहाँ जब्ती प्रणाली के रूप में देखेंगे। जब्ती प्रणाली में शेर शाह ने क्या किया कि भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि की माप करवाई और भूमि को 3 कोटियों में बांटा। भूमि के 3 श्रेणियों में बांटा गया, उपजाऊ, मध्यम उपजाऊ और कम उपजाऊ। तो इस तीन तरह की भूमि को 3 श्रेणियों में शेर शाह ने बांटा और 1/3 भाग कर के रूप में शेर शाह ने लिया। सभी भूमियों से 1/3 भाग, जैसी भूमि होती थी उसका 1/3 भाग उत्पादन के रूप में लिया जाता था। जो शेर शाह ने जो माप करवाई वो गजे सिकंदरी, जो माप का पैमाना था गजे सिकंदरी, इसी से इसने माप करवाई। आगे चलकर अकबर ने इसको गजे इलाही कर दिया, इस माप के पैमाने को उसने परिवर्तित कर दिया। लेकिन शेर शाह ने गजे सिकंदरी, सिकंदर ने जो माप का पैमाना बनाया था उसी से भूमि की माप करवाई थी। लेकिन इस भूमि की माप मुल्तान में नहीं हुई थी। शेर शाह द्वारा जो भूमि की माप करवाई गई थी मुल्तान में नहीं करवाई गई थी। मुल्तान में भूमि की माप नहीं हो पाई थी और मुल्तान में जो कर निर्धारित किया गया था वो 1/4 भाग था। मुल्तान में शेर शाह ने जो कर लिया वो 1/4 भाग होता था। मुल्तान, राजस्थान और मालवा में शेर शाह ने इस जब्ती प्रणाली को नहीं लागू किया था, वहाँ बटाई या कनकूद प्रणाली लागू थी। तो मुल्तान, मालवा और राजस्थान इन 3 जगहों पर शेर शाह ने जब्ती प्रणाली को नहीं लागू किया था। बटाई जो कि सबसे प्राचीन प्रणाली है और कनकूद, इन प्रणालियों का प्रयोग इन 3 क्षेत्रों में किया गया था शेर शाह द्वारा। शेर शाह द्वारा किसानों को पट्टा दिया जाता था और आपातकाल के लिए भी कर लिया जाता था। 2.5% उत्पादन का 2.5% आपातकाल के लिए लिया जाता था। शेर शाह द्वारा 2.5% आपातकाल के लिए लिया जाता था। फिर जो भूमि माप करवाता था उसके लिए भी वो जारीबाना नामक कर लेता था और जो कर वसूली की जाती थी उसे महाशिल नामा नामक कर लिया जाता था। तो जारीबाना ये 2.5% होता था और महसूलनामा ये 5% होता था। शेर शाह किसानों को एक पट्टा देता था, उसमें किसान की जो भूमि थी, जिस किस्म की भूमि थी, जितना उसका राजस्व बनता था उन सब का उस पर उल्लेख रहता था
और किसान से राज्य काबूलियतनामा लेता था। यानी किसान कबूल करता था कि हाँ, उसे एक तरह से रिसीव करता था, कबूल करता था कि हाँ हमारी इतनी भूमि है, इतना हमारा राजस्व बनता है। ठीक। शेर शाह के बाद हम लोग मुगलों की तरफ चले। तो मुगल काल में अकबर के समय 1580 का जो समय है, टोडरमल द्वारा दहशाला प्रणाली शुरू की गई। दहशाला प्रणाली की बात कही गई, लेकिन इसे शुरू करने का श्रेय शाह मंसूर को है। दहशाला प्रणाली को शुरू करने का श्रेय शाह मंसूर को है, क्योंकि टोडरमल को उसी समय बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया गया। दीवान ये थे शाह मंसूर। तो दहशाला प्रणाली को शुरू करने का श्रेय इनको है, बनाने का श्रेय टोडरमल को है। दहशाला प्रणाली में क्या कहा गया कि पिछले 10 वर्ष के जो भी उत्पादन थे उनका औसत निकाला गया, जो फसलों के जो मूल्य थे, जो भाव था बाजारों में, उसका औसत निकाला गया और उतना ही निर्धारित कर दिया गया कि इतना उत्पादन हुआ है और ये भाव है तो इतना हमारा कर हुआ। तो पिछले 10 वर्ष का औसत इसमें लिए जाते थे। अगला ये जो वर्ष है, पिछला जो 10वां वर्ष है उसको हटा दिया जाएगा अगले वर्ष के लिए, इस वर्ष को उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से 10 वर्षों का औसत 10 वर्षों का औसत लिया जाता था। भूमि की माप कराई गई। माप के लिए अकबर ने जो गजे सिकंदरी से पहले माप होती थी, लेकिन 1588 में अकबर ने क्या किया कि गजे सिकंदरी की जगह गजे इलाही का प्रयोग शुरू किया। गजे सिकंदरी और गजे इलाही, गजे सिकंदरी अनुपात गजे इलाही अनुपात गजे इलाही, ये अनुपात दोनों में क्या था, तो 39:41, यानी गजे इलाही बड़ा था गजे सिकंदरी से, लगभग 33 इंच का होता था गजे इलाही। तो इस तरह से भूमि माप के लिए अब इसमें भी जो रस्सी से माप की जाती थी, तो रस्सियाँ सिकुड़ जाती थी, जाड़े में सिकुड़ जाती थी, गर्मी में फैल जाती थी। तो उसके लिए उसने बाँस की पट्टी को क्या किया कि लोहे से जुड़वाया और फिर उससे माप करवाना शुरू किया। जो माप कराई गई बंगाल में, यह दहशाला प्रणाली नहीं लागू की गई थी। बंगाल में दहशाला प्रणाली नहीं लागू की गई थी। और बरार क्षेत्र पर जब अकबर ने अधिकार किया, तो बरार में एक दूसरे तरह से भू राजस्व लिया जाता था, आकलित किया जाता था। हल की संख्या, किस किसान के पास कितने हल हैं, हल की संख्या के अनुसार बरार में कर लिया जाता था। बंगाल में दहशाला प्रणाली नहीं लागू थी और बरार में हल की संख्या के अनुसार कर लिया जाता था। ठीक। तो अकबर ने अब ये जो फसलों के दाम हैं उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, कहाँ के किस बाजार का रखा जाएगा, तो उसको परगना माना जाएगा। इकाई परगना मानी गई थी और माप की इकाई जो बीघा थी, बीघा, ये बीघा जो है 20 बिस्वा के बराबर, जो अलाउद्दीन ने बिस्वा शुरू किया था, बिस्वा इकाई माना था, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा माना गया था। और परगना को इकाई माना गया था भाव निर्धारित करने के लिए। परगना इकाई बनी थी भाव निर्धारण की। ठीक। और दस्तूर अमल जो था, दस्तूर यह भू राजस्व की नियमावली थी। भू राजस्व के नियमावली है दस्तूर अमल। और दस्तूर जो है यह छोटी इकाइयाँ, एक तरह से वही परगना, छोटी इकाई जो कि भाव निर्धारित करने के लिए एक तरह से परगना है, दस्तूर उसे कहा जाता था। और दस्तूर अमल भू राजस्व की नियमावली जो थी उसे दस्तूर अमल कहा जाता था। अकबर ने 1/3 भाग तो सामान्यतः लिया, लेकिन कुछ जगहों से उसकी जो कर की दर थी वो कम थी। जैसे राजस्थान में उसने सिर्फ 25% लिया। तो राजस्थान में अकबर ने जो कर लिया, राजस्थान में वो सिर्फ 25%, यानी 1/5, 1/5 नहीं होगा, 1/5 तो 20% हो जाएगा। 25% लिया, 1/4,
25%, ठीक। और कश्मीर में कर्जा ले लिया, कश्मीर में 50% लिया, 1/2 50% कश्मीर में कर लिया, राजस्थान में 25% लिया, बरार में हलों की संख्या के आधार पर लिया गया, और बंगाल में यह 10 आला प्रणाली नहीं लागू की गई थी, वही पुरानी प्रणालियाँ वहाँ लागू थी। आगे चलकर शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने कर की दर को बढ़ा दिया, 1/2 कर दिया, और 10 आला प्रणाली, ये जो जब्ती प्रणाली थी, इसको भी एक तरह से छोड़ दिया, और उसने इजारेदारी को शुरू किया। इजारेदारी यानी ठेका प्रणाली को शाहजहां से, इजारेदारी की शुरुआत शाहजहां से होती है, ठेका प्रणाली की शुरुआत शाहजहां से हुई। शाहजहां ने कर की दर बढ़ा दी थी, 1/2 कर दी थी, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा विजयनगर में कर की दरें क्या थी। तो विजयनगर में जो कर की दर थी विजयनगर साम्राज्य में, वो 1/6, अमूमन 1/6 थी, लेकिन कृष्णदेव राय ने 1/3 से 1/2 तक कर लिया था। 1/3 से 1/2 तक कृष्णदेव राय ने कर लिया था। अमूमन जो कर ली जाती थी विजयनगर में, वो 1/6 लिया जाता था, ठीक। अब विजयनगर में कुछ भूमियाँ ऐसी थी जो अनुदान में दी जाती थी, जैसे उम्बली, सेना में विशेष कार्य करने के लिए जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी, उसे उम्बली कहा जाता था। रत कोड़गे, उम्बली ये भूमि जो विशेष सैन्य कार्य के लिए, और रत्न कोड़गे यह भूमि जो दी जाती थी। अगर आपने वीरता बहादुरी सेना युद्ध में वीरता प्रदर्शित करते हुए शहीद हो गए लोगों के परिवार को यह रत कोड़गे नामक करमुक्त भूमि दी जाती थी। और मान्या नामक जो भूमि थी यह अहंगारों को दी जाती थी। अहंगार जो 12 अहंगार नियुक्त किए जाते थे गाँव में राज्य द्वारा, केंद्र द्वारा, उन अहंगारों को मान्या नामक करमुक्त भूमि विजयनगर में दी जाती थी। अब टीपू के भू राष्ट्र के संदर्भ में कहा जाता है कि उसने जागीरदारों को हटा दिया था, किसानों से सीधे संपर्क किया था, एक तरह से रैयतवाड़ी प्रथा शुरू की थी, और यानी वो अपने कर्मचारियों द्वारा किसानों से कर वसूलता था। कर की जो दर थी टीपू के संदर्भ में 1/3 से 1/2 के बीच थी, 1/3 से 1/2, और 1795 में आकर उसने कर में वृद्धि की थी, क्योंकि कर्नवाली से पराजित हुआ था। कर्नवाली से लगभग उसका आधा भाग ले लिया था, तो अब आय के स्रोत कम हो गए थे। तो 1795 में उसने लगभग 37.5% की वृद्धि की थी। अपने कर की दरों में 37.5% की वृद्धि टीपू ने 1795 में की थी। रणजीत सिंह के विषय में ये नहीं माना जाता है कि वो रैयतवाड़ी किसानों से सीधे संपर्क किए थे। वहाँ जो जागीरदार थे, जमींदार थे, वही थे मध्यस्थ के रूप में, और कर की जो दर थी वो लगभग 33 से 40% थी। रणजीत सिंह ने लगभग 33 से 40% कर के रूप में लिया था। लेकिन कर बहुत कड़ाई से लिया जाता था। लेकिन एक बात और ध्यान रखी जाती थी, सेना को यह हिदायत दी गई थी कि आप जो है फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आग नहीं लगाएंगे, वहाँ बीड़ी वगैरह नहीं पिएंगे जिससे फसलों में आग लगे, उधर से सेना को नहीं गुजारेंगे जिधर फसलें हैं। और टीपू ने क्या किया था, ये सारे जितने भी राजा हैं सभी तकावी ऋण देते हैं। तकावी ऋण जो है राज्य द्वारा किसानों को दिया जाता था। वो अपने जैसे आजकल केसीसी मिलता है, वैसे ही उस समय तकावी ऋण दिया जाता था राज्य द्वारा। किसान फसल बोते समय बीज वगैरह खाद वगैरह खरीद सकता है, और बाद में फसल जब उत्पादित हो जाए तो वो राज्य को लौटा देगा। तो ये तकावी ऋण टीपू द्वारा भी दिया गया, और वहाँ किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप अधिक से अधिक खेतों को कृषि योग्य बनाइए। जिनके परिवार में ज़्यादा लोग थे, हल कम थे, उनको कहा जाता था कि और आप हल को बढ़ाइए। तो इस तरह से ये सभी राजा ये प्रयत्न कर रहे हैं कि कृषि भूभाग में वृद्धि हो।
अब हम लोग एक तरह से और एक काम और कि मुगल काल में जो खेतों के प्रकार थे, पोलज, परती, चच्चर और बंजर। पोलज, परती, चच्चर और बंजर, ये तो हर वर्ष खेती होती थी इसमें। ये उपजाऊ भूमि है, प्रत्येक वर्ष इस पर खेती हो रही है। इस पे एक वर्ष बाद एक वर्ष छोड़ दिया जाता था, एक वर्ष बाद एक वर्ष ऐसे छोड़ दिया जाता था, फसल नहीं किया जाता था, दूसरे वर्ष इस पर खेती की जाती थी। और चच्चर जो भूमि थी, इसको जो है इस भूमि को 3 से 4 वर्ष तक इस पर खेती नहीं की जाती थी, वो भूमि चच्चर कहलाती थी। 3-4 वर्ष बाद इस पर फिर खेती की जाती थी। और बंजर भूमि होती 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक समय तक इस पर खेती न हुई हो, समय तक जिस पर खेती न हुई हो उसे बंजर कहा जाता था। तो ये 4 प्रकार मुगल काल में कृषि के थे। अब जो प्रणाली है ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में मीर जाफर ने 24 परगना ब्रिटिश कंपनी को जमींदारी के रूप में दिया था। फिर जो मीर कासिम जब नवाब बनाए गए तो उन्होंने बर्दवान, चटगांव, ये सब 3 क्षेत्रों को, 3 जिलों को उन्होंने दिया था। तो इस प्रकार भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत हो गई ब्रिटिश काल में। तो मीर जाफर ने 24 परगना दिया था। फिर मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 जिले इन्होंने मीर कासिम ने दिए कंपनी को। तो यहाँ पर जमींदारियाँ करती थी, यहाँ से वो राजस्व इकट्ठा करती थी। 1765 युद्ध के पश्चात बक्सर 1764 बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। तो अब 1765 में उसे दीवानी मिल गई, यानी अब वह यहाँ से भू राजस्व बंगाल, बिहार, उड़ीसा से भू राजस्व इकट्ठा करेगी। उस समय भी आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व ही था। क्लाइव गवर्नर बने बंगाल के। यहाँ उन्होंने ठेका प्रणाली के माध्यम से अधिक भू राजस्व लेने का प्रयास किया गया। और हालात ये थे कि 1765 में 1770 में जब बंगाल में अकाल पड़ा, उस अकाल के वर्ष भी भू राजस्व जितना वसूल होना चाहिए उतना वसूल हो गया। तो कितनी कड़ाई से भू राजस्व वसूल किया जाता था, ये इसका प्रमुख उदाहरण 1770 बंगाल का अकाल है। तो इसमें कई प्रयोग किए जा रहे हैं, अधिक से अधिक भू राजस्व लेने का प्रयास किया जा रहा है। क्लाइव ने भी वो किया जब, लेकिन क्लाइव दहशत शासन के तहत कर रहा था। मोहम्मद रजा खां को दीवान बनाया गया था, सीताब राय को उप दीवान बनाया गया था, मोहम्मद रजा खां को उप दीवान बनाया गया था। इन लोगों के माध्यम से कंपनी वसूली कर रही थी, अपने कर्मचारियों द्वारा वसूल नहीं कर रही थी। 1772 में जब 1773 रेगुलेटरी एक्ट में कहा गया कि 1772 में जब ये आए वारेन हेस्टिंग्स आए, तो उन्हें कहा गया था कि ऐसा है कि द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करो और पूरा शासन अपने हाथ में लो। तो जब वारेन हेस्टिंग्स आए तो उन्होंने इन जो उप दीवान थे इनको बर्खास्त किया और अब स्वयं कर वसूलने की जिम्मेदारी ली गई। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में पंचवर्षीय ठेका प्रणाली शुरू, जिसमें जमींदारों को वरीयता नहीं दी गई थी। फिर जब 5 वर्षीय पूरा हुआ तो उसमें ये देखा गया कि जमींदार जो थे उनका भूमि के साथ लगाव था, कृषकों से उनका आत्मिक संबंध था, लेकिन दरअसल जमींदारों को वरीयता नहीं दी गई। बाहर के लोग आकर उन ठेकों को लिए, नीलामियां जो है उसमें अधिक बोली लगाकर उन ठेकों को लिए। उन लोगों का प्रमुख उद्देश्य था अधिक से अधिक किसानों से कर लेना। तो जिससे इसका प्रभाव क्या हुआ कि किसान जो है खेत छोड़ के भागने लगा। तो जब खेती ही नहीं हो रही है, किसान खेती नहीं कर रहा, तो कर क्या लोग। फिर 1777 में जब ये 5 वर्ष पूरा हुआ तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1 वर्षीय ठेका प्रणाली शुरू की और इस बार जमींदारों को वरीयता दी गई। तो ये सब प्रयोग वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए जा रहे थे। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बन के आए
तो उन्हें कहा गया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक अस्थायी भू राजस्व प्रणाली को स्थापित करो, जिससे कि कंपनी को एक निश्चित आय हमेशा मिलती रहे। जॉन शोर और जेम्स ग्रांट उनके सहायक थे। जेम्स ग्रांट लेखपाल थे, जॉन शोर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में थे। 1786 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन कर दिया गया था। तो जब कर्नवालिस जब आए तो उन्होंने, जॉन शोर ने कहा कि ऐसा है कि जमींदारों को, जो जमींदार हैं उन्हें भूमि का स्वामी मान लिया जाए। अब वहाँ ये विवाद चल रहा था कि भूमि का स्वामी कौन है। अभी हम लोगों ने देखा कि प्राचीन काल में जो भूमि के स्वामित्व के संदर्भ में जो सिद्धांत थे वो परिवर्तित हो रहे थे। पहले सामुदायिक स्वामित्व को माना जा रहा था। दरअसल सामुदायिक स्वामित्व को इसलिए माना जा रहा था क्योंकि उस समय ढेर सारी जमीनें खाली पड़ी थी, जंगल थे, उसके काट के आपको खेत बनाना है, जो काट के बना ले वो उस पर खेती करे। अब जब अधिकांश जंगल जो है वो खेत के रूप में, जितना संभव उतना खेत के रूप में किया जा चुका है, तो अब तो व्यक्तिगत स्वामित्व है। लेकिन जॉन शोर कर रहे हैं कि स्वामित्व जमींदार का है, जमींदार भूमि का स्वामी है। जेम्स ग्रांट कर रहे हैं कि नहीं, जो है राज्य भूमि का स्वामी है, सरकार भूमि की स्वामी है, स्वामित्व उसके पास है, वो जमींदार को एक तरह से ठेका पे रखे हुए है, जब चाहे तब उसे हटा सकती है। दरअसल कर्नवालिस भी इंग्लैंड के एक जमींदार परिवार से थे, तो उन्होंने जॉन शोर की बातों को ज़्यादा माना। फिर डायरेक्टरों की अनुमति भी उस पर मिल गई और लेकिन जॉन शोर ये कह रहा था, कर्नवालिस ये मान रहे थे कि अस्थायी रूप से ये कर दिया जाए, लेकिन जॉन शोर कह रहे थे कि अभी आंकड़े पर्याप्त हमारे पास नहीं है, इसलिए इसे 10 वर्ष के लिए अस्थायी न किया जाए। तो कर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्ष के लिए व्यवस्था की। 10 वर्ष के लिए यह अस्थायी व्यवस्था की गई। फिर आगे चलकर जब डायरेक्टरों से अनुमति मिल गई तो 1793 में इसे अस्थायी कर दिया गया। तो इसी को अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली कहा जाता है। तो इस अस्थायीपन के दो तरह कारण है जिसे इसे हम अस्थायी कह सकते हैं। एक तो जमींदारों को स्वामी मान लिया गया अस्थायी रूप से, उत्तराधिकारी के रूप में भी ये इन्हें मिलेंगे, तो जमींदार अस्थायी रूप से स्वामी हो गए। दूसरा, कर जो है, कर को भी अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया कि इतनी कर जो है हमेशा मिलेगा, उसमें कमी बेशी नहीं की जाएगी। कर निश्चित कर दिया गया कि इतना जमींदार को, कि इतना आपको देना है, ये बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा। और 1794 में एक सूर्यास्त का नियम भी इसमें बना। उसमें कहा गया कि जमींदार एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक जमींदार अपना कर अगर राजकोष में नहीं जमा कराता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर ली जाएगी। ढेर सारे जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हुई थी क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा था। उस समय बारिश का अभाव था तो इसलिए उत्पादन नहीं हो रहा था। दूसरे कुछ उधार जमींदार थे तो उसका फायदा कृषक उठा रहे थे, वो समय से कर नहीं देते थे, तो इसलिए ढेर सारी जमींदारियां नीलाम हुई थी इस सूर्यास्त के नियम के तहत। तो ये जो है जमींदारी प्रणाली है। जमींदारी प्रणाली कहाँ कहाँ लागू की गई थी? यह अस्थायी बंदोबस्त जो है पूरे देश के लगभग 19% भूभाग पर लागू था। ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र के 19% पर यह लागू था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जो मंडल था, वाराणसी और गाजीपुर, इसमें, और कर्नाटक में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर, इतने क्षेत्र में यह जमींदारी प्रणाली लागू की गई थी। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। इसे इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक, अब जमींदार स्वामी हो गया, वो कृषकों को हमेशा उनकी भूमि जो है से बेदखल करता रहता था। तब इसको लेकर 1859 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम बना। फिर आगे चलकर 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम बना, जिससे काश्तकारों को कुछ सुरक्षा दी गई। ठीक, फिर रैयतवाड़ी दूसरी जो व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू हुई? मद्रास और बम्बई
बम्बई और मद्रास, बम्बई और असम। असम ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। मद्रास, बम्बई और असम में लगभग ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के लगभग 51% भूभाग पर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, यानी सर्वाधिक भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। सबसे पहले 1792 में बारह महल मद्रास के 12 महल में कैप्टन रीड ने इसे लागू किया था। आगे चलकर जब कैप्टन रीड और मुंड्रो दोनों राजस्व व्यवस्था के लिए मद्रास भेजे गए थे, आगे चलकर 1820 तक मुंड्रो जो है वो ये 1820 से 1827 तक मुंड्रो मद्रास में गवर्नर रहे। 1820 से 1827 तक मुंड्रो मद्रास में गवर्नर रहे और उस बीच उन्होंने दरअसल वो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था से बहुत प्रभावित है, रेड की रैयतवाड़ी व्यवस्था से, तो उन्होंने पूरे मद्रास में इसको लागू किया। और एल्फिंस्टन इसी बीच 1819 से 1827 में एल्फिंस्टन बम्बई में गवर्नर थे। 1819 से 27 के बीच तो इन्होंने बम्बई में इसे लागू किया और मुंड्रो ने इसे मद्रास में लागू किया। इसमें कहा क्या गया कि ये 30 वर्ष के लिए ये भूकर इसका निर्धारित किया जाता था। 30 वर्ष बाद इसकी पुनर्समीक्षा की जाएगी और भूकर लगभग 50% होता था। 50% होता था और 30 वर्ष के लिए 30 वर्ष पश्चात इस भूकर को बढ़ाया घटाया जाता था। इस व्यवस्था के चलते 1875 में बम्बई में दंगे हुए और जिसके कारण 1879 में काश्तकारी अधिनियम बनाया गया, जिसमें साहूकारों से काश्तकारों को सुरक्षा दी गई थी। दक्कन काश्तकार अधिनियम बनाया गया, जिसमें काश्तकारों को साहूकारों से सुरक्षा दी गई थी, क्योंकि इस समय व्यावसायिक कृषि भी हो रही थी और कर की दर भी अधिक थी। तो इसलिए कृषक जो है वो साहूकारों से ऋण लेता था और साहूकार ऋण के जाल में फंसा कर उसे उसकी ज़मीनें ले लिया करता था। तो उसके लिए जो दंगे हुए 1875 में, उसके बाद साहूकारों से सुरक्षा दी गई दक्कन काश्तकार अधिनियम के तहत। अब तीसरी जो प्रणाली है महालवाड़ी है। इस महालवाड़ी प्रणाली को शुरू करने ये कहाँ शुरू की गई थी, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश का वाराणसी और गाजीपुर मंडल छोड़ के सेल भाग पर और मध्य प्रांत, आज का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रांत, इतने क्षेत्रों पर ये लागू की गई थी। तो लगभग 19% वो थी, 51% ये थी, तो 70% हो गया। लगभग 30% भूभाग पर यह प्रणाली लागू थी, महालवाड़ी। इसको शुरू करने वाले हाल्ट मैकेंजी है। हाल्ट मैकेंजी ने 1818-19 में इस संदर्भ में इन क्षेत्रों में जो महाल थे, महाल का मतलब होता है कि एक गांव या एक जागीर, तो यहाँ की जो गांव या जागीर की व्यवस्था थी उसको उन्होंने देखा था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना भूकर राजस्व को इन्हीं से व्यवस्थित किया जाए। 1822 के रेगुलेशन के तहत इसे कानूनी रूप दे दिया गया और महाल का जो मुखिया होता था, जो लंबरदार होता था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो राजकोष में राजस्व जमा कराए। साथ में व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी थी कृषकों की, लेकिन लंबरदार ही कृषकों से भू राजस्व इकट्ठा करके उसे राजकोष में जमा कराता था। कृषकों से अलग अलग ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी कर नहीं वसूलते था, लंबरदार वसूलता था और वो ले जाकर जमा कराता था। यहाँ भी जो राजस्व था वो 50%, पहले तो लगभग 75% था, 2/3 था, बाद में ये 50% कर दिया गया और आगे चलकर इसे उत्तर भारत में इसे लागू करने वाले जो है वो आपके मार्टिन बर्ड 1833 में बेंटिक जब थे, तो मार्टिन बर्ड इन्हें जो है हाल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी का जन्मदाता माना जाता है और उत्तर भारत में महालवाड़ी को स्थापित करने वाले मार्टिन बर्ड हैं।
1833 में जब बेंटिक थे तो उनके नेतृत्व में इन्होंने उत्तर भारत में इसे, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में इसे स्थापित किया, महलबाड़ी प्रणाली को। और इस प्रणाली के तहत भूमि की पैमाइश वगैरह की गई, मानचित्र बनाए गए भूमियों के, ठीक। तो इस तरह से महलबाड़ी प्रणाली को आगे लागू किया गया। 30% भूभाग पर यह प्रणाली थी। तो हम लोगों ने प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के जो भू राजस्व प्रणालियाँ थी उसको संक्षेप में परीक्षा की दृष्टि से देखने का प्रयास किया।